अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन विद आवर न्यू लेक्चर नंबर 10 फ्रॉम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का तो लेक्चर नंबर 2 है। ओवरऑल जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म चैप्टर चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर 10 है। तो आज इस लेक्चर में हम एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जैसे हमारे पास टॉर्शनल स्टेन है, एंगल स्टेन है, स्टेरिक स्टेन है। इसके अलावा मैंने आपको रोटामर्स, कन्फर्मर्स, इनके बारे में थोड़ा बताया ये क्या होते हैं। फिर मैंने आपको एक एट्रोप आइसोमर्स के बारे में बताया था, वो कौन से आइसोमर्स है जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। वैसे हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं ना, यानी रोटामर्स या कन्फर्मर्स, उनको आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन एक हमारे पास फॉर्म है एट्रोप आइसोमर्स जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस कहाँ पे आता है, जब केमिकली कोई कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होता है जिसके कन्फर्मर्स बनते हैं ना, तो जब उसकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वहां पे आके जो प्रोडक्ट है वो इसी ने डिसाइड करवानी होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। अच्छा, यहां पे जो हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आज एग्जांपल पढ़ रहे हैं वो है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन किस तरह से इसके कन्फर्मेशनल एनालिसिस को हमने एक्सप्लेन करना है, तो आइए इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एन ब्यूटेन यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ से हम नंबरिंग शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ ना हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसको कार्बन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको 2। और मैंने आपको ये भी समझाया था जो कार्बन नंबर 2 है तो आप सर्कल से ड्रॉ करोगे न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो यहाँ पे हम यही सेम काम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये किस कार्बन के लिए है, इस कार्बन के लिए, कार्बन नंबर 2। इसके एक तरफ ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दें आप, जो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है ये वाला। बाकी दो यहाँ पे आप हाइड्रोजन यहाँ पे इस तरह से शो कर दें। ऑलराइट, तो ये दो मैंने हाइड्रोजन शो कर दिए। अब ये वाला जो कार्बन नंबर 1 है ये हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये वाला कार्बन, इसके ये दो हाइड्रोजन ऐसे बना लें। ये पहले हम एक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन है, ये इसके ऊपर है, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इसके ऊपर है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 बन गया, जिसको हम एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे। अभी जो इनके फॉर्म के नेम होंगे मैं साथ साथ बताऊँगा अभी। तो यहाँ पे तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, एक्लिप्स्ड है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट, अब हम इसको ना 60 डिग्री पे रोटेट करवाएंगे। कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो यहाँ मैं दोबारा से बनाऊंगा इसको। ये देखें, ये जो पीछे वाला कार्बन है इसको आपने, यानी कार्बन नंबर 2, इसको वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाया था हमने। तो यहाँ यूँ हाइड्रोजन आ गए। तो अब आपने इसको रोटेट करवा देना है इस वाले ग्रुप को 60 डिग्री पे। तो ये मिथाइल घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला हाइड्रोजन घूम के यहाँ, और ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर बन गया है। और ये वाला स्ट्रक्चर स्टैगर्ड है। लास्ट टाइम हमने इसको स्टैगर्ड बोला था। ये कौन सा स्टैगर्ड है, यहाँ पे मैं फिलहाल तो क्या लिख रहा हूँ, स्टैगर्ड, क्योंकि और भी हमारे पास स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको डिफरेंट नाम देंगे। फिलहाल मैंने इसको स्टैगर्ड लिखा है। अब तो ये यहाँ तक रोटेशन हुई है। अब हम इसको फर्दर रोटेट करवाते हैं। यहाँ आप लिख लें ये कितनी डिग्री पे रोटेट करवाया था मैंने, ये 0 से चलें, इसको शुरू कर लें। 0 डिग्री था, यहाँ पे हमने इसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसको रोटेट करते हैं इसी को। तो दोबारा से आप पहले प्रीवियस जो पीछे कार्बन नंबर 2 होता है वो बना लें। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्योंकि इनको तो हम रोटेट करवा नहीं रहे, ये अपनी जगह पे कायम है। अब इसको रोटेट करें 60 डिग्री, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ यूँ आपको नजर आएगा इस तरह से, ये मिथाइल आ गया इसके ऊपर, और यहाँ ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा ये, और ये वाला हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी, ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। ये भी हमारे पास एक्लिप्स्ड है, दिस इज एक्लिप्स्ड एज वेल। ठीक हो गया। लेकिन इस एक्लिप्स में और इस एक्लिप्स में थोड़ा सा फर्क होगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब हम इसको मजीद रोटेट करवाएंगे, लेकिन अब ये रोटेशन हो चुकी है हमारे पास बढ़ के 120 डिग्री तक। कितनी हो चुकी है, 120 डिग्री। अब इसको फर्दर रोटेट करवाते हैं। तो ये हमारे पास फिर से मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन। अब इसको फर्दर रोटेट करवाएं, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इधर आएगा। तो ये यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन रोटेट करके यहाँ आ चुका होगा, और ये वाला मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होगा। होप यू अंडरस्टैंड। ये भी स्टैगर्ड फॉर्म बनी है, दिस इज ऑल्सो स्टैगर्ड, क्योंकि इसमें भी स्टेरिक। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, देखें यहाँ पे ये स्टेरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे फिर ज़्यादा, यहाँ पे कम। मैं स्टेरिक स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ, जिसको हम सेम ग्रुप की रिपल्शन कहते हैं, या ज़्यादा बल्कि ग्रुप के आ जाने की वजह से रिपल्शन।
तो ये देखें करीब करीब ग्रुप हैं, ज़्यादा रिपेल करेंगे, यहाँ पे फिर करीब आगे रिपल्शन ज़्यादा, लेकिन यहाँ दूर हैं तो यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, यानी 2 और 4 में। अभी मजीद भी इसकी कन्फर्मेशंस बनेगी। अब हमने कितना रोटेट कर दिया, 120 डिग्री से आगे हमने जब रोटेट किया तो 60 इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री। अब इसको हम फर्दर रोटेट करवाते हैं, तो यहाँ हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ मिथाइल ग्रुप वैसे ही है, यहाँ हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है। तो अब इसको फिर रोटेट करवाएं, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ऑलराइट, और फिर ये वाला जो हाइड्रोजन है घूम के इस मिथाइल ग्रुप पे चला जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा यूँ। तो इसको मैं फिफ्थ फॉर्म बोलूँगा। अगेन ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है। ये हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म बन गई है, स्टैगर्ड फिर एक्लिप्स। तो अब हमने कितने रोटेट करवा दिए इसको, 240 डिग्री, तो 180 में 60 डिग्री ऐड कर दें। अब एक कन्फर्मर इसका और बन सकता है या रोटामर्स इसका और बन सकता है, वो कैसे, इसको फर्दर रोटेट करवाएं। अगर आप यहाँ मिथाइल ग्रुप है हमारे पास और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इसको फर्दर रोटेट करवाएंगे तो ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, ये वाला, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो अगेन ये कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैगर्ड फॉर्म। दिस इज अगेन स्टैगर्ड फॉर्म और ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 6 होगा यहाँ पे। अच्छा, जब हम इसको फर्दर रोटेट करवाएंगे ना इससे नेक्स्ट, अब ये टोटल जो डिग्री ऑफ रोटेशन हो चुकी है इसमें 60 ऐड करें तो 300 डिग्री बनता है। तो 300 डिग्री तक हमने इसको रोटेट कर दिया। अगर हम इसको फर्दर रोटेट करेंगे अब, ठीक है, तो फर्दर रोटेशन से हमारे पास यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा हासिल होगा। अब एक तो पहले आप देख लें, ये हमारे पास एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, और ये तीन ही हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म आई हैं। अब जो आप ये वाली एक्लिप्स फॉर्म देख रहे हो ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। कैसे कि एग्जैक्टली मिथाइल ग्रुप के सामने मिथाइल ग्रुप है, ये मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन रखता है, यानी इसमें रिपल्शन मैक्सिमम है, ये सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो हम इसको ना फुली एक्लिप्स्ड बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड फुली एक्लिप्स्ड। अब ये वाला एक्लिप्स तो है, लेकिन मिथाइल ग्रुप के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, ये उतनी रिपल्शन नहीं होगी जितनी यहाँ पे। स्टूडेंट समझ आ रही ना आपको? तो बहुत सीरियस लेक्चर है ये वाला, इसको सीरियसली आपने लेना है और साथ साथ ड्रॉ भी करना है। तो यहाँ पे जो आपके पास हाइड्रोजन है उसके पीछे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो ये उतना रिपल्शन नहीं क्रिएट कर रहा जितना फुली एक्लिप्स कर रहा था, तो इसको बोलेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड है, यानी जुज़वी है, ये नामुकम्मल है, पार्शियली एक्लिप्स्ड है। इसी तरह ये वाला भी वैसे ही है, यानी पार्शियली एक्लिप्स्ड है। तो यहां तक तो आपने याद रखना है। तो ये फुली एक्लिप्स था, ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है और ये भी पार्शियली एक्लिप्स्ड है। इन तीनों में जो सबसे कम स्टेबल है वो ये वाला है, फुली एक्लिप्स फॉर्म। अब स्टैगर्ड फॉर्म पे आते हैं, ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म और ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म और ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म, तीनों में ये जो छठी वाली है और ये सेकंड वाली ये सेम है। कैसे? इसमें ना मिथाइल ग्रुप के एग्जैक्टली ऑपोजिट मिथाइल नहीं आ रहा, इसमें भी चेक करें, मिथाइल ग्रुप के एग्जैक्टली ऑपोजिट मिथाइल नहीं आ रहा, तो थोड़े करीब हैं। लेकिन इस फॉर्म में आप चेक कर लो, मिथाइल ग्रुप के एग्जैक्टली 180 डिग्री के ऊपर, यानी बिल्कुल एंटी है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे, ये जो फोर्थ फॉर्म है हमारी, इसको हम बोलेंगे एंटी स्टैगर्ड है, एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, और ये मैक्सिमम स्टेबल होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल इन 6 स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई फॉर्म नजर आएगी तो ये एंटी स्टैगर्ड होगी। ठीक है, उससे थोड़ी सी कम जो स्टेबल होंगी वो भी स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म है, यानी ये वाली स्टैगर्ड फॉर्म और ये वाली स्टैगर्ड, लेकिन ये उतनी स्टेबल नहीं होगी जितनी एंटी स्टैगर्ड होगी। तो इनको हम गाउच स्टैगर्ड कहते हैं, गाउच स्टैगर्ड। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म भी गाउच स्टैगर्ड बनी और ये वाली भी कौन सी बनेगी, गाउच स्टैगर्ड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो हमारे पास ना अब बेसिकली 6 इसके कन्फर्मर्स बन गए हैं जो यहां पे हमने ड्रॉ किए हैं, जब हमने इसको पूरा एक सर्कल यानी 360 डिग्री पे रोटेट किया। सर आपने तो 300 डिग्री तक किया, नहीं, आगे नेक्स्ट ये फॉर्म बनेगी 0 डिग्री वाली, ये बिल्कुल वही होगी जो 360 पे बनने वाली है। तो इन 6 स्ट्रक्चर्स में 2 स्ट्रक्चर्स सेम है। कैसे? ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है और यहाँ पे और पार्शियली एक्लिप्स्ड, ये भी पार्शियली, ये दोनों सेम है। इसी तरह जो गाउच स्टैगर्ड है, यानी ये वाली फॉर्म और ये वाली, ये भी इक्वली स्टेबल है। और इसी तरह ये टोटल 2 फॉर्म्स होगी। एंटी स्टैगर्ड तीसरी फॉर्म है, ये सबसे स्टेबल है और सबसे कम स्टेबल है फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो टोटल बेसिकली 4 रोटामर्स हैं यहाँ पे, 4 कन्फर्मर्स हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास, अगर हम एनर्जी का डिफरेंस देखें ना, एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम एनर्जी पे तो एंटी स्टैगर्ड है, ये हमें पता है, ये सबसे कम एनर्जी पे है। तो अगर हम इसको 0 पे अज्यूम करें, वैसे ये 0 पे नहीं है, इसकी भी कोई ना कोई एनर्जी वैल्यू है,
तो अगर हम इसको जीरो कंसीडर करें ना, इससे ज़्यादा जो एनर्जी है वो किस फॉर्म की है, वो होगी हमारे पास ये जो गाउट स्टैगर्ड है। लेकिन ये एनर्जी का डिफरेंस बहुत थोड़ा है, यानी एंटी स्टैगर्ड और ये जो गाउट स्टैगर्ड है, इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो होता है 3.35 किलो जॉल पर मोल, यानी ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है एंटी स्टैगर्ड सबसे स्टेबल है, उससे अगर कम स्टेबल कन्फर्मर है वो ये है गाउट स्टैगर्ड, थोड़ा सा कम स्टेबल है। और कितना एनर्जी में ज़्यादा कितना है ये वाला गाउट स्टैगर्ड, 3.35 किलो जॉल पर मोल। तो इसका मतलब ये गाउट स्टैगर्ड उतने स्टेबल नहीं है। और कितने कम स्टेबल हैं, 3.35 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एज कंपेयर टू दैट ऑफ एंटी स्टैगर्ड। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब जो हमारे पास ये वाला पार्शली एक्लिप्स्ड है और ये वाला पार्शली एक्लिप्स्ड है, इनकी एनर्जी इस एंटी स्टैगर्ड से कितनी ज़्यादा है, तो वो मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पे ये जो पार्शली एक्लिप्स्ड है ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म, इनकी एंटी स्टैगर्ड से एनर्जी जो ज़्यादा होती है वो 15.1 किलो जॉल पर मोल है, 15.9 किलो जॉल पर मोल है। एंटी स्टैगर्ड की अगर मैं जीरो कंसीडर करूं तो इससे ज़्यादा पार्शली एक्लिप्स की कितनी एनर्जी होगी, 15.9 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, तो इसका मतलब पार्शली एक्लिप्स्ड खासे अनस्टेबल हैं, ये कन्फर्मर्स अनस्टेबल हैं एज कंपेयर टू एंटी स्टैगर्ड एंड गाउट स्टैगर्ड। अब जो सबसे अनस्टेबल है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, फुली एक्लिप्स की, और इसकी एनर्जी है 18.8 किलो जॉल पर मोल ज्यादा एज कंपेयर टू दिस एंटी स्टैगर्ड। इसको हमने बेस बना लिया। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा है, फुली एक्लिप्स फॉर्म। जी तो स्टूडेंट्स अब हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में दो एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। तो हम थोड़ा बड़ा करके ग्राफ बना लेंगे ताकि हमें क्लियरली समझ आ जाए। तो ये हमारे वाई एक्सेस पे एनर्जी हम ले लेंगे और एक्स एक्सेस पे हम रोटेशन ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ एक्स एक्सेस एक्चुअली, और ये ग्राफ में हमारे पास वाई एक्सेस है। तो हम शुरू करते हैं एंटी स्टैगर्ड से। एंटी स्टैगर्ड से इसलिए शुरू करें क्योंकि उसकी सबसे कम एनर्जी है। तो एंटी स्टैगर्ड से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ सपोज करें ये एंटी स्टैगर्ड है। एंटी स्टैगर्ड के बाद जो फॉर्म आती है वो पार्शली एक्लिप्स्ड होती है। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास पार्शली एक्लिप्स फॉर्म है यहाँ तक। फिर पार्शली एक्लिप्स के बाद जो फॉर्म आती है वो हमारे पास गाउट स्टैगर्ड थी। थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस बनाएं आप, देखें ये यहाँ तक हमारे पास हुई एंटी स्टैगर्ड। मैं लिख भी देता हूँ एंटी स्टैगर्ड, तो ये फॉर्म थी एंटी स्टैगर्ड। ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, दिस इज कॉल्ड पार्शली एक्लिप्स्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये पार्शली एक्लिप्स्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म बनेगी, दिस इज कॉल्ड गाउट स्टैगर्ड, दिस इज कॉल्ड गाउट स्टैगर्ड। तो आगे ये सारा स्टैगर्ड हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्म हमारे पास हासिल होगी वो होगी फुली एक्लिप्स्ड। ये सही है। फुली एक्लिप्स के बाद फिर से ये हमारे पास पार्शली गाउट स्टैगर्ड फॉर्म आएगी, ये वाली यहां तक, ये देखें इसके बराबर मैंने बनाया। फिर हमारे पास ये फॉर्म आएगी पार्शली एक्लिप्स्ड, ये वाली, और फिर इसके बाद हमारे पास ये वाली एंटी स्टैगर्ड आएगी, अगेन एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हुआ कि अगर हम यहां से 0 डिग्री से रोटेट करना शुरू कर दें, 60 डिग्री, फिर 180 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, देन हमारे पास 240 डिग्री, देन यहाँ पे हमारे पास 300 डिग्री, फिर 0 पे, यानी 360 0 पे वापस आ जाएंगे। तो बताने का आपको मकसद है यहाँ पे एंटी स्टैगर्ड है, फिर पार्शली एक्लिप्स्ड आएगी, फिर गाउट स्टैगर्ड आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फुली एक्लिप्स्ड, यहाँ पे क्या होगी, फुली एक्लिप्स्ड होगी। अब ये जो फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये जो एंटी स्टैगर्ड है, यहाँ अगर आप एनर्जी का डिफरेंस देखें ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एनर्जी का डिफरेंस मैंने आपको बताया था मैक्सिमम है 18.8 किलो जॉल पर मोल, जबकि यहाँ से यहाँ पार्शली एक्लिप्स वाला जो एनर्जी का डिफरेंस है ये है 15.9 था, शायद 15.9 किलो जॉल पर मोल था। ठीक है, और ये वाला जो डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं एंटी स्टैगर्ड और गाउट स्टैगर्ड के दरमियान, ये बहुत थोड़ा था, 3.35 किलो जॉल पर मोल है। और इसी तरह दोबारा से यहाँ पे फिर से आ जाएगी पार्शली एक्लिप्स्ड फॉर्म, और देन फिर ये अगेन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एंटी स्टैगर्ड, और यूं ये चलता ही जाएगा, आगे कंटिन्यू रहेगा।
तो इस तरह यहाँ फिर से हमारे पास गाउट स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड, तो यूं ये रोटेशन के बाद अपने आप को चेंज करता चला जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ है। तो इस लेक्चर में हमने एन ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस सीखा है और लास्ट में हमने ग्राफ बनाया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। जो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे लास्ट लेक्चर है वो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अल्लाह हाफिज़।